चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th का चैप्टर 4 नाम है भारत की विदेश नीति। तो भाई इससे पहले हमने भारत की जो 3 चुनौतियां थी उनको देखा। पहले चैप्टर में पढ़ा भाई भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहली समस्या थी अखंड भारत बनाना। उसके बाद इसकी दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी विकास की, ठीक है। और उसके बाद हमने इसकी तीसरी समस्या देखी लोकतंत्र स्थापित करने की। ये मतलब 3 चैप्टर्स में हमने 3 समस्याओं को देखा। अच्छा, पहले में क्या था भाई अखंड भारत, दूसरे में क्या था लोकतंत्र और तीसरे में क्या था भारत का नियोजित विकास। चौथे में हम पढ़ने वाले हैं भारत की विदेश नीति, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं भारत की विदेश नीति चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस का। आइए बात करें। तो भाई मैं आपको एक बात जरा बता दूं कि यार ये विदेश नीति होती क्या है। विदेश नीति होती क्या है तो देखो जरा, यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक देश अन्य देशों से संबंधों की स्थापना एक विशेष नीति के अनुसार करता है और इसी नीति को उस देश की विदेश नीति कहते हैं। क्लियर? मतलब क्या है, हर देश दूसरे देश से बातचीत करने के लिए एक नीति बनाता है, उसी को बोलते हैं उस देश की विदेश नीति। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारत ने भी बाकी सभी देशों से संबंध बनाने की एक नीति का निर्माण किया है, इसे ही भारत की विदेश नीति कहा जाता है। क्लियर है? समझ गए? भारत के पास भी अपनी एक नीति है बाकी देशों से बातचीत करने के लिए और संबंध बनाने के लिए, ठीक। अब बात करेंगे भारत की विदेश नीति के 2 प्रमुख तत्वों की। भाई कौन से हैं जरा बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है, कह रहा है भाई देखो क्या होता है, सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना। इस लाइन का मतलब क्या है, वो क्लियर लिखा हुआ है। जैसा कि शब्द से साफ है कि संप्रभुता का अर्थ होता है स्वयं का प्रभु होना, अर्थात इसका अर्थ है कि एक देश का शासन उसकी नीतियों के अनुसार ही चलाया जाए और किसी अन्य देश या शक्ति का उस पर कोई अधिकार ना हो। क्लियर? दूसरा है शांति के द्वारा अपनी सुरक्षा कायम करना। क्लियर है? अच्छा, बात करें भारत की विदेश नीति में जवाहरलाल नेहरू की मुख्य भूमिका थी। उन्होंने ही भारत की विदेश नीति को आकार दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नेहरू की विदेश नीति के मुख्य तत्व थे। अच्छा जरा बात करते हैं भाई क्या क्या थे। पहला है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। क्लियर? तो था संप्रभुता को बनाए रखना और तीसरा है तेज गति से विकास करना। ये थी मुख्य तत्व थे नेहरू के विदेश नीति के। क्लियर है? बात करेंगे आगे। कह रहा है भाई भारत की जो विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत, ठीक है। आइए जरा इनकी बात करते हैं। पहला है गुटनिरपेक्ष नीति। भाई क्या थी, आप लोग को मैंने पीछे फर्स्ट बुक में पढ़ाया था कि भाई गुटनिरपेक्ष क्या होता है। बताया था कि भाई जब शीत युद्ध हुआ था तो दुनिया 2 गुटों में बटी थी और भारत उन दोनों गुटों में से किसी गुट में नहीं गया। यही थी गुटनिरपेक्ष नीति। क्लियर है? चलिए जरा समझते हैं इस चीज को। कह रहा जैसा कि हमें पता है कि भारत उस समय आजाद हुआ था जब विश्व में शीत युद्ध चल रहा था। ऐसे में किसी एक महाशक्ति के साथ मिलकर उसके अधीन आ जाने का खतरा पैदा हो गया। ऐसे में भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति का पालन किया और दोनों ही महाशक्तियों से दूरी बनाकर एक तीसरे विश्व का निर्माण किया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है लोकतंत्र का सम्मान। देखिए भाई भारत में क्या है, भारत ने शुरू से ही लोकतंत्र का सम्मान किया है और इसी वजह से अनेक समस्याओं के बाद भी भारत में लोकतंत्र स्थापित किया गया और सफल भी रहा। क्लियर है? चलिए बात करेंगे। अच्छा, मानव अधिकारों का सम्मान। कह रहा है आजादी के बाद से ही भारत में अपने देश के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट बोलते हैं, के रूप में मानव अधिकार दिए और विश्व के अन्य देशों में मानव अधिकार की स्थापना के हेतु प्रयास भी किए।
क्लियर है? समझ गए? अच्छा, विश्व शांति के लिए प्रयास करा है। जैसा कि हम जानते हैं कि शांति से सुरक्षा करना भारतीय विदेश नीति का मुख्य तत्व है। इसी वजह से भारत ने विश्व के विभिन्न देशों में शांति स्थापना के प्रयास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्लियर है? चलिए, कह रहा है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। तो क्या कहिए, भारत ने क्या शुरू से ही क्या साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया, क्योंकि भारत स्वयं भी ऐसी परिस्थितियों से लड़कर आजाद हुआ था। क्लियर है? समझ गए? आगे बात करें विश्व शांति और मित्रता को बढ़ावा। क्या है भाई, भारत ने ना शुरू से ही भाई विश्व शांति और मित्रता बढ़ाने का प्रयास करता रहा है। शीत युद्ध के दौरान शांति के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयास उन्हीं में से एक है, और इसी के साथ साथ भारत ने यूएनओ के शांति अभियानों में हमेशा अपनी सेना को भेजा, जो कि भारत की विश्व शांति के प्रति गंभीरता को दिखाता है। तो भाई भारत क्या है, शुरू से ही शांति और मित्रता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, और यूएनओ में अपनी सेना भेजकर, यूएनओ की शांति सेना में अपनी सेना भेजकर दिखाता है कि भारत कितना गंभीर था इस मुद्दे पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अफ्रीका एशियाई एकता क्या था भाई, रंग भेद की नीति। तो भाई भारत ने क्या किया, जरा देखेंगे। कह रहा 1947 में नेहरू की अगुवाई में भारत ने एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया। किसका भाई, एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया, और इंडोनेशिया की आजादी के लिए प्रयास किए, और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध भी किया। क्लियर है? अच्छा, कह रहा बार्डुंग सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष की नींव रखी। पीछे फर्स्ट बुक में बताया था मैंने आपको, बार्डुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष की नींव रखी गई थी। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। कह रहा है भारत और चीन के बारे में बात करेंगे। पंचशील समझौता भाई, जरा इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है एक दूसरे की अखंडता और सार्वभौमिकता का सम्मान करेंगे। इस समझौते के अंदर जो मेन पॉइंट है वो यही है। अगला है परस्पर अनाक्रमण और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, और नेक्स्ट था सम्मान और परस्पर लाभकारी संबंध, और नेक्स्ट है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये सब मेन पॉइंट थे इस पंचशील समझौते के। ठीक है, जरा बात करेंगे तिब्बत की समस्या की, जरा बात कर लेते हैं। देखो भाई, तिब्बत भारत और चीन के बीच स्थित एक छोटा सा देश है। चीन शुरू से ही तिब्बत पर अपना अधिकार जताता हुआ आया है, पर भारत का मानना इससे ठीक उल्टा था। 24 अप्रैल 1954 को कुछ शर्तों के साथ भारत ने तिब्बत पर चीन का अधिकार स्वीकार कर लिया, और चीन ने वादा किया कि तिब्बत को अधिक स्वतायत प्रदान की जाएगी, पर ऐसा हुआ ही नहीं, और तिब्बत ने चीन के शासक के विरोध में सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया, और इस विद्रोह को चीन की सेनाओं द्वारा दबा दिया गया। क्या हो भाई, तिब्बत में जो चीन के शासक थे उसके खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ, और चीन ने फिर क्या किया, उसको दबा दिया गया। ठीक है, स्थिति खराब होते हुए देख तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने 1959 में भारत से शरण मांगी, और भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी। ठीक है, और इस कदम से चीन ने उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया, और इस कदम का कड़ा विरोध किया भारत का यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? चलिए, कह रहा है चीन और सीमा विवाद, बात करेंगे चीन और सीमा विवाद की। आइए, कह रहा है भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र को लेकर था। चीन ने भारत को इन हिस्सों पर अपना अधिकार जताया, और भारत ने कहा कि यह मामला अंग्रेजों के समय सुलझाया जा चुका था, पर चीन इस बात को मानने से इनकार कर रखा है। क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं था। ठीक, कह रहा है 1957 से लेके 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, और वहां सड़क बनानी शुरू कर दी,
दोनों देशों के नेताओं के बीच काफी सारी चर्चाएं हुई पर समस्या सुलझाई ना जा सकी और कई बार दोनों देशों के बीच सेना के बीच झड़प भी हुई पर कोई हल नहीं निकला। और भाई फिर क्या हुआ, अंत में ये युद्ध का रूप ले लेता है। ठीक है, तो 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया और अचानक हुए इस हमले के कारण भारत को तैयारी का कोई मौका नहीं मिला और चीनी सेना भारत में काफी अंदर तक आ गई और अंत में चीन द्वारा अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई और भारत को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। ठीक है भाई, क्लियर। अच्छा भाई, युद्ध के परिणाम क्या हुए जरा बात करते हैं। देखो कह रहा 1962 में नेहरू की वजह से हम चीन से हारे, क्वेश्चन मार्क। क्या ऐसा था? हाँ, ऐसी गलती थी, इनकी गलती मान जाती है। हम अगर हिस्ट्री की बुक पलट के देखें काफी सारी, तो उनमें नेहरू जी को इसका जिम्मेदार ठहराया गया है क्योंकि इनको बहुत विश्वास था कि चीन हम पे हमला नहीं कर सकता है। चलिए क्या क्या हुआ। पहला, भारत हार गया। दूसरा, भारतीय विदेश नीति की आलोचना की गई, क्लियर। और कई बड़े सैन्य कमांडरों ने इस्तीफा दे दिया, इसकी बात हम कर चुके हैं फर्स्ट बुक के अंदर। ठीक है, कह रहा रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया और पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास पत्र लाया गया। ठीक है, और भारत में मौजूदा कम्युनिस्ट पार्टी का भी बंटवारा हो गया और नेहरू की छवि को बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, यहाँ इस मुद्दे से, इस युद्ध से बात करेंगे भारत और रूस के बारे में। आइए जरा बात करते हैं। कह रहा है भारत तथा रूस के संबंध शुरू से ही अच्छे रहे हैं। रूस शुरू से ही भारत की मदद करता आया है। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है और दोनों देश ही लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय समझौते हुए। कह रहे भारत रूस हथियारों का खरीदार है। क्या है भाई, भारत रूस से अपने हथियार खरीदता है, यानी भारत क्या है, रूसी हथियारों का खरीदार है। अच्छा, भारत में रूस से तेल का आयात किया जाता है, वैज्ञानिक योजनाओं में रूस की मदद ली जाती है और कश्मीर मुद्दे पर रूस का भारत को समर्थन है, क्लियर। अब बात करेंगे भारत और अमेरिका की। चलिए, कह रहे भारत और अमेरिका के संबंध की विशेषता जरा बात करेंगे। देखो भाई, भारत में जो सॉफ्टवेयर का निर्यात है वो 65% अमेरिका को है। ठीक है, और अमेरिका की कंपनी बोइंग में 35% कर्मचारी भारतीय हैं और 3 लाख से ज्यादा भारतीय सिलिकॉन वैली में कार्यरत है। अब तो संख्या बढ़ गई है, लगभग 5 लाख के आसपास हो गई है, 0.5 मिलियन। ठीक है, और अमेरिकी कंपनियों में भारतीयों का अत्यधिक योगदान है, क्लियर। कह रहे हैं भारत और इजराइल। कह रहे भारत और इजराइल के संबंध शुरुआत कब हुई थी? 1992 में हुई थी। 2017 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत का दौरा किया और साथ ही साथ कई मौकों पर इजराइल भारत की मदद करता आया है और भारत और इजराइल के बीच जो सहयोग है क्या है, काफी रहा है। ठीक है, कह रहे रूस के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर कौन है भाई? वो इजराइल है और कृषि क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच काफी सहयोग है। कह रहे सिंचाई के तरीके एवं कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इजराइल द्वारा भारत की मदद की गई और जल संरक्षण के लिए इजराइल द्वारा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जल स्वच्छता प्लांट, ठीक है, का निर्माण कराया गया। ठीक है, जिसे बोलते हैं वाटर पावर प्लांट। कह रहा आर्थिक क्षेत्रों में इजराइल भारत के कुछ मुख्य आयातकों में से है। ठीक है, क्लियर। और दोनों ही देश के आर्थिक संबंध बहुत अच्छे हैं, क्लियर है। कह रहे भारत और पाकिस्तान, आप इसकी भाई क्या ही बात करें, जग जाहिर है। ठीक, आइए बात करते हैं। कह रहा है कश्मीर विवाद पहला है हमारा पाकिस्तान के हाथ में, सीमा विवाद भी है इससे, और पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का समर्थन किया जाता है और पाकिस्तान द्वारा अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाता है भारत के खिलाफ, और नदी जल बंटवारे को लेकर भी युद्ध हो चुका है 1965 में। भाई भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ और कब कब हुआ? कई बार युद्ध हुआ है, देखते हैं वन बाय वन। कह रहा है आजादी के तुरंत बाद
भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध का मुख्य कारण था कश्मीर, और इस युद्ध में भारत को विजय प्राप्त हुई। ठीक है, ये 1947 का युद्ध था, पहला युद्ध था। ठीक है, अगले की बात करें, फिर 1965 में लड़ाई करनी पड़ी हमें। ठीक है, किस समझौते हुए? पानी के लिए। ठीक है, नदी में जल बंटवारे को लेके। चलिए बात करते हैं, कह रहा 1962 में हुए चीन के युद्ध के बाद भारत की समस्या समाप्त नहीं हुई। 1965 में जल विभाजन की समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ। अंत में भारत ने पाकिस्तान को बड़े आराम से हरा दिया। ठीक है, और 1966 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के द्वारा ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और सभी विवाद बातचीत द्वारा सुलझाने की सहमति की गई। अच्छा, इस पर एक फिल्म भी बनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, कह रहा 1971 यानी बांग्लादेश। क्लियर, देखते हैं। कह रहा भाई 1971 पूर्वी पाकिस्तान की समस्याओं के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हुआ और यह युद्ध भारत जीता और पूर्वी पाकिस्तान की आजादी और एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण के साथ खत्म हुआ। मतलब पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करने के बाद नाम क्या पड़ा? बांग्लादेश। क्लियर, समझे? तो बांग्लादेश का नाम, पुराना नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान, याद रखना। अच्छा, बात करेंगे कारगिल युद्ध की। कह रहा है 1999 में पाकिस्तान द्वारा कारगिल क्षेत्र में सेना तैनात करने और घुसपैठ करने के कारण हुआ। घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया और 60 दिन लंबे चले इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान की पूरी सेना को एक तरह से ढेर कर दिया। ठीक है, या पूरी तरह से हरा दिया। और 1999 में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता, लाहौर समझौता किया गया और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब बात करेंगे भारत और नेपाल की। बात करेंगे संघर्ष की। तो भाई दोनों जो संघर्ष किन किन बातों को लेकर है? कह रहा है इतिहास में व्यापार को लेकर भारत और नेपाल के बीच में मतभेद रहा है और भारत की चिंता चीन और नेपाल की दोस्ती को लेकर भी है कि भाई क्या है, नेपाल चीन से ज्यादा प्रभावित हो रहा है, उससे ज्यादा दोस्ती कर रहा है, तो ये भी इसके लिए चिंता का विषय है भारत के लिए। कह रहा है नेपाल में बढ़ रहे माओवादी समर्थक को भारत अपने लिए खतरा मानता है और नेपाल के द्वारा भारत विरोधी तत्वों पर कार्रवाई न किए जाने से भारत नाखुश है। ठीक है, अगला है नेपाल को लगता है कि भारत उसके अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है। ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे सहयोग की। तो कहां कहां सहयोग मिलता है इन दोनों देशों का? कह रहे विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग। दोनों ही देशों के बीच मुक्त आवागमन है का समझौता है जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना पासपोर्ट वीजा के भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आ जा सकते हैं। ठीक है, और भारत द्वारा कई योजनाओं में नेपाल की मदद की जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बात करेंगे भूटान की। तो भाई भूटान के साथ कैसे संबंध है? काफी अच्छे संबंध है भूटान के साथ हमारे। ठीक है, चलिए जरा बात करते हैं। कह रहा है भारत और भूटान के संबंध बहुत अच्छे हैं। भूटान ने भारत विरोधी उग्रवादियों को अपने यहाँ से भगा दिया जिससे भारत को मदद मिली है और भारत भूटान के पन बिजली जैसी परियोजनाओं में मदद कर रहा है और भारत भूटान के विकास के लिए सबसे ज्यादा अनुदान देता है। ठीक है, क्लियर। कह रहा है भारत और बांग्लादेश, जरा बात करते हैं भाई हमारे इनके बीच में क्या संघर्ष चल रहा है, जरा इनकी बात कर ले पहले तो। कह रहा है हजारों बांग्लादेशी का भारत में अवैध रूप से घुसना। ठीक है, और गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी का जल के बंटवारे को लेकर विवाद है इनसे हमारा, और बांग्लादेश द्वारा भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करना, मतलब बांग्लादेश भारत को अपने यहाँ मिलने वाले प्राकृतिक गैस नहीं बेचता है। कह रहा है बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी मुस्लिम जमातों का समर्थन करना और भारतीय सेना को पूर्व में जाने के लिए रास्ता ना देना, ये हमारे मतभेद हैं, एक तरह से संघर्ष चल रहा है हमारा इनका। ठीक है, इन बातों को लेके।
बात करेंगे भारत और श्रीलंका की, तो भाई यहाँ पे तमिलों की स्थिति बताया था आप लोग को लास्ट बुक में, काफी अच्छे से पढ़ा है। देखो यहाँ हम जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं, जितने भी देश पढ़ रहे हैं, उनके संबंध पढ़ रहे हैं, सारा कुछ हम पीछे A to Z डिट्टो फर्स्ट बुक में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप वहां पर भी जाके इसको देख सकते हैं। क्लियर? चलिए सर ना जाएंगे, कोई बात नहीं बेटा, यहीं देख लो। आओ 1987 में भारत द्वारा भेजी गई शांति सेना, जिसे श्रीलंका ने लोगों ने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप समझा और इसे वापस कर दिया गया, ठीक है। कह रहे भारत और श्रीलंका की अगर बात करें तो दोनों देश के बीच में क्या है भाई, मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड, ठीक है। और श्रीलंका में आई सुनामी के दौरान भारत द्वारा इसकी मदद की गई, और अभी भी जो श्रीलंका में क्राइसिस आया था, भारत ने यहाँ भी कई मिलियन डॉलर्स देके श्रीलंका की हेल्प की, काफ़ी सारे चीज़ों भी भेजी श्रीलंका में, ताकि वहाँ पे जो इनकी इकोनॉमी क्राइसिस है, यानी जो अर्थव्यवस्था इनकी बिगड़ गई है, सुधर सके, ठीक है थोड़ी सी। तो भारत हमेशा श्रीलंका की मदद करते आया है। अब बात करेंगे मालदीव की। अच्छा भाई, मालदीव के साथ भी भारत क्या है, काफी अच्छे संबंध है, ठीक है। मालदीव में भारत क्या करता है, पर्यटन को बढ़ावा देता है। चलिए जरा बात करते हैं। कह रहा है मालदीव के पर्यटन और मत्स्य उद्योग का भारत द्वारा समर्थन किया जाता है, ठीक है। और 1988 में श्रीलंका से आए कुछ सैनिकों ने क्या किया, मालदीव पर हमला कर दिया, और मालदीव ने भारत से मदद मांगी, और भारत ने अपनी सेना भेजकर मालदीव की मदद की है, ठीक है। तो काफी अच्छे संबंध हैं। आप देखते हो कि बहुत से लोग भारत से मालदीव घूमने जाते हैं, ठीक है। काफी अच्छा प्लेस है घूमने के पर्पज से, ठीक है। चलो कह रहे भारत और परमाणु हथियार। कह रहे भारत में परमाणु हथियार के निर्माण की प्रक्रिया होमी भाभा जहांगीर के नेतृत्व में शुरू हुई थी, और इसी बीच 1968 में यूएनओ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों ने दुनिया में परमाणु अप्रसार संधि, जिसे एनपीटी को थोपने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने क्या किया, इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया और इसका विरोध किया। इस संधि के अनुसार सिर्फ वही देश परमाणु हथियार रख सकते हैं जिन्होंने इनका परीक्षण 1968 से पहले कर लिया है, और उसके अलावा किसी भी देश को परमाणु संपन्न देश का दर्जा नहीं दिया जा सकता। भारत ने संधि का भेदभावपूर्ण बताया और इसका विरोध किया, और इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। और भारत ने 1974 में राजस्थान के पोखरण में पहला परीक्षण किया, और यह परीक्षण क्या था भाई, असफल रहा। और इसके बाद 1998 में अपना दूसरा परीक्षण किया, और उसी जगह पर परीक्षण सफल रहा, और भारत परमाणु संपन्न देश बन गया। मतलब क्या था भाई, 1968 में यूएनओ ने क्या किया, एक बिल लाए, संधि लाए। क्या था इसमें कि भाई जो लोग 1968 से पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल कर चुके हैं या टेस्ट कर चुके हैं, सिर्फ उन्हीं के पास परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का दर्जा रहेगा, बाकी सभी के पास नहीं रहेगा, और ना ही कोई बना सकता इसके बाद। लेकिन इंडिया ने इसका विरोध किया, और 1974 में पहला टेस्ट किया उन्होंने, जो क्या राजस्थान के पोखरण में किया, जो कि असफल रहा। उसी जगह पर 1998 में दूसरा परीक्षण किया, सफल रहा, और भारत परमाणु संपन्न देश बन गया। ठीक है, क्लियर है, बात समझ गए। अच्छा, भारत की जो परमाणु नीति थी वो क्या थी कि भाई भारत क्या है, परमाणु शक्ति का प्रयोग किसके लिए करेगा, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेगा, और भारत अपने द्वारा परमाणु हथियार का प्रयोग ना करने का आश्वासन देता है। मतलब भारत कभी भी अपने हथियार, परमाणु हथियार का इस्तेमाल पहले कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इंडिया, चाइना, काफी सारी कंट्रीज हैं जो फॉलो करती हैं कि हम पहले परमाणु हमला किसी देश पर नहीं करेंगे किसी भी युद्ध की स्थिति में। क्लियर है? तो ये था इस चैप्टर का एंड। उम्मीद करता हूं आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए जाते थे, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।